वन दिस इज़ भारती शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे DSSB प्रीवियस ईयर पेपर कॉमर्स के विद फुल एक्सप्लेनेशन। बट बिफोर दिस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। लेट्स बिगिन। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डैश इज़ नॉट एन एलिमेंट्री कंपोनेंट इन द BCG मैट्रिक्स। कौन सा कंपोनेंट नहीं है BCG मैट्रिक्स का? तो फर्स्ट जो ऑप्शन था दैट इज़ एलिफेंट, सेकंड इज स्टार, थर्ड इज डॉग एंड फोर्थ इज कैश काउ। तो व्हाट इज़ द आंसर? आंसर इज एलिफेंट। एलिफेंट जो है वो BCG मैट्रिक्स का एलिमेंट्री कंपोनेंट नहीं होता। Coming in detail, तो BCG matrix is basically a Boston Consulting Group's product portfolio matrix. Boston Consulting Group product portfolio matrix कहा जाता है इसको, और इसको डिज़ाइन किया गया था ताकि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हम कर पाएँ कि किस प्रोडक्ट में मुझे इन्वेस्ट करना है और किस प्रोडक्ट में मुझे इन्वेस्टमेंट को डिसकंटिन्यू करना है। इसके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं: डॉग, क्वेश्चन मार्क, स्टार्स एंड कैश काउ। तो आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि वन इज़ डॉग, व्हाट इज़ कैश काउ, स्टार एंड क्वेश्चन मार्क। डॉग क्या शो करता है? दीज आर द प्रोडक्ट्स विद लो ग्रोथ और मार्केट शेयर। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका लो ग्रोथ रेट और मार्केट शेयर भी लो होता है। क्वेश्चन मार्क की बात करें तो प्रोडक्ट्स इन हाई ग्रोथ मार्केट विद लो मार्केट शेयर। तो प्रोडक्ट जिनका हाई ग्रोथ मार्केट होता है और लो मार्केट शेयर होता है, ये क्वेश्चन मार्क में आते हैं। स्टार्स क्या बताता है? प्रोडक्ट विथ हाई ग्रोथ मार्केट विथ हाई मार्केट शेयर। स्टार्स एज फीचर उसका शाइनी सा होता है, तो स्टार क्या बताता है? प्रोडक्ट विथ हाई ग्रोथ मार्केट्स विथ हाई मार्केट शेयर। एंड कैश काउ क्या बताता है? प्रोडक्ट इन लो ग्रोथ मार्केट विथ हाई मार्केट शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन था अ स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस दैट एंटेल्स रिडक्शन ऑफ termination of any existing product or service line along with the level of objectives set below the past achievement can be termed as। कि कौन सा ऐसा स्ट्रैटेजिक ऑप्शन है जिसमें रिडक्शन होती है या हमारी टर्मिनेशन होती है किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन या सर्विस लाइन की विद द लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव सेट, जो हमारे ऑब्जेक्टिव सेट्स थे उससे भी कम, बिलो द पास्ट अचीवमेंट। पास्ट अचीवमेंट से बिलो हम अपने लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव को बनाते हैं और रिडक्शन होती है और टर्मिनेशन होती है हमारी प्रोडक्ट और सर्विस लाइन की। तो फर्स्ट ऑप्शन इज टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी, सेकंड इज रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी, थर्ड इज डाइवर्सिफिकेशन एंड फोर्थ इज ग्रोथ स्ट्रैटेजी। तो व्हाट इज द आंसर? रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी। कमिंग इन डिटेल, रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी क्या होता है? इट इज़ अडॉप्टेड व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन एम्स एट रिड्यूसिंग इट्स वन और मोर बिजनेस ऑपरेशन। अपने बिजनेस ऑपरेशन को वो रिड्यूस करती है ताकि वो अपने एक्सपेंसेस है उसको कम से कम कर पाए और अपनी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको स्टेबल कर पाए। डायग्राम में आपको रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, दैट इज डैश इज अ टूल फॉर इवेलुएटिंग हाउ सेटिस्फैक्ट्री अ कॉर्पोरेट एंट्री हैज़ डिस्चार्ज इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि कौन सा ऐसा टूल है जिससे हमें पता चलता है या इवेलुएट करते हैं हम कि कोई भी कॉर्पोरेट एंट्री है, एंटिटी है, वो कैसे अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करती है। दिस इज एंटिटी बेसिकली। So first is corporate audit, second is social audit, third is corporate social responsibility and fourth is management audit। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? social audit इसका आंसर हो जाएगा। कमिंग इन डिटेल, सोशल ऑडिट क्या होता है? तो सोशल ऑडिट इज़ अ फॉर्मल रिव्यू ऑफ अ कंपनी कोड ऑफ कंडक्ट प्रोसीजर रिगार्डिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द कंपनीज इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। कि सोशल ऑडिट एक फॉर्मल रिव्यू होता है कंपनी का कि उसने कौन कौन से कोड ऑफ कंडक्ट को यूज़ किया है, कौन कौन से उसके प्रोसीजर है और वो कैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहा है इन रेस्पेक्टिव विद द सोसाइटी। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन प्लस पब्लिक हियरिंग, तो वो क्या डील करता है? हमारा सोशल ऑडिट बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडरिंग एन एग्जाम्पल इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इफ अ डाइंग यूनिट टेक्स ओवर अ स्पिनिंग और
वीविंग यूनिट सच एन इंटीग्रेशन इज कॉल्ड एज। तो अगर कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो क्या लेता है, डाइंग यूनिट, जो उसकी डाइंग यूनिट है वो क्या लेती है, स्पाइनिंग और वीविंग यूनिट को टेक ओवर कर लेती है, तो उस इंटीग्रेशन को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, सेकेंड इज डायगोनल, थर्ड इज कॉन्ग्लोमेरेट, फोर्थ इज वर्टिकल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्टिकल इंटीग्रेशन। अगर कोई भी यूनिट, सेम इंडस्ट्री अगर अपने किसी भी यूनिट को टेक ओवर कर लेती है तो दैट इज़ नोन एज वर्टिकल इंटीग्रेशन। तो वर्टिकल इंटीग्रेशन को हम डीप में पढ़ते हैं। इट्स एन अरेंजमेंट इन विच द सप्लाई चेन ऑफ द कंपनी इज़ ओन्ड बाय दैट कंपनी। कि सप्लाई चेन जो होती है कंपनी की वो सेम कंपनी के द्वारा क्या कहते हैं, टेक ओवर हो जाती है, और हर मेंबर जो सप्लाई चेन का होता है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता है एंड द प्रोडक्ट कंबाइन टू सेटिस्फाई अ कॉमन नीड। और जो प्रोडक्ट जो भी प्रोड्यूस होते हैं उनको कंबाइन किया जाता है कॉमन नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5th, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्टिंग मेथड यूजुअली कंपेयर्स एक्चुअल डाटा विद द एस्टिमेटेड डाटा टू अराइव एट द कंक्लूजन। कौन सा ऐसा कॉस्टिंग मेथड है जो क्या करता है, जो कंपेयर करता है हमारे एक्चुअल डाटा को विद द एस्टिमेटेड डाटा टू अराइव एट कंक्लूजन। कंक्लूजन देने के लिए हमारे एक्चुअल एज वेल एज एस्टिमेटेड डाटा को कंपेयर करता है। ऑप्शंस के लिए बैच कॉस्टिंग मेथड, सेकंड इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड, थर्ड इज जॉब कॉस्टिंग मेथड एंड फोर्थ इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड। कमिंग इन डिटेल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड क्या होता है? इट इज़ अ मेथड दैट इज़ यूज टू कंपेयर द स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड द रेवेन्यू विद द एक्चुअल रिजल्ट। वो जो भी हमारे स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने जो भी मेंटेन करके या एक बार बनाए हैं उसको एक्चुअल रिजल्ट से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं in order to arrive at a variance along with its causes to inform the management about the deviation and take corrective measures for its improvement। बेसिकली जो हमारे स्टैंडर्ड कॉस्ट होते हैं उसको कंपेयर किया जाता है विद द एक्चुअल कॉस्ट, और अगर कोई भी डेविएशन, अगर हमें चेंजेस करने हैं तो वो चेंजेस किए जाते हैं बाय टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, और उससे क्या होता है, हमारी इम्प्रूवमेंट होती है। तो नेक्स्ट इसमें एक और डेफिनेशन है, द टर्म स्टैंडर्ड कॉस्ट कैन बी डिफाइंड एज एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पीरियड विच इज़ बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस आर प्राइमरली टेकन फॉर, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन किस लिए लिए जाते हैं? फॉर एब्सोल्यूट शॉर्ट टर्म पर्पस, मीडियम टर्म पर्पस और लॉन्ग टर्म पर्पस। तो जब आपके पास वर्ड ही आ गया कैपिटल, तो कैपिटल जो होता है वो लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए लिया जाता है, तो आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ अकाउंटिंग। फादर ऑफ अकाउंटिंग किसको कहा गया है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हेनरी डुनेट, रॉबर्ट स्टेफेंसन, ल्यूसा पैसिलियो और एल्टन मायो। तो आंसर क्या हो जाएगा? ल्यूसा पैसिलियो। तो आपने डायग्राम में आप देख रहे हो ल्यूसा पैसिलियो की जो फोटो लगी हुई है, ऐसे दिखते थे। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट एज पर पोर्टर्स मॉडल इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। कह रहा है कौन सा पोर्टर्स मॉडल का कॉम्पोनेंट नहीं है? तो फर्स्ट जो ऑप्शन है प्लेस लीडरशिप स्ट्रैटेजी, सेकंड ऑप्शन है डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, थर्ड ऑप्शन इज कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी एंड फोर्थ ऑप्शन इज फोकस्ड एंड पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्लेस लीडरशिप स्ट्रैटेजी। कमिंग इन डिटेल, तो पोर्टर्स मॉडल को एक्सप्लेन किया गया है, उसके 5 फोर्सेस हैं। बीच में है हमारा कंपटीशन विद द इंडस्ट्री, पोर्टर्स थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। ये हमारे पोर्टर्स के 5 फोर्सेस होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग द फॉलोइंग मैथड इज एसेंशियली एन इंटीग्रेटेड रेशियो एनालिसिस। कौन सा ऐसा मेथड है इनमें से कि जो रेशियो एनालिसिस, इंटीग्रेटेड रेशियो एनालिसिस है?
तो फर्स्ट इज़ BCG मैट्रिक्स, तो BCG मैट्रिक्स नहीं है। सेकेंड इज़ ट्रायल बैलेंस, वो भी इंटीग्रेटेड रेशियो एनालिसिस नहीं है। थर्ड इज़ डुपॉन्ट, तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डुपॉन्ट एनालिसिस, ये हमारा इंटीग्रेटेड रेशियो एनालिसिस है। ठीक है, next question, and this is the last question. If we draw a matrix of SWOT analysis, in which quadrant will the entry of other market players be placed? अगर हमने SWOT analysis के मैट्रिक्स को बनाया है, तो अगर किसी अदर प्लेयर की एंट्री होती है, अदर मार्केट प्लेयर की एंट्री होती है, तो उसको हम किस क्वाड्रेंट में रखेंगे? तो SWOT को कैसे देखते हैं? एज फॉर स्ट्रेंथ, W for weakness, O for opportunity and T for threat. सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? थ्रेट हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। अब क्यों, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने बताया हुआ है। देखो स्ट्रेंथ के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, स्ट्रॉन्ग कैपिटल पोजीशन, लो डेट, डिफेंसिबल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड बेस्ट सेल पर्सन, दीज आर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेंथ। ये सब सारी चीज़ें स्ट्रेंथ के अंदर आती हैं। नेक्स्ट वीकनेस क्या क्या हो सकती है हमारी, ब्रांडिंग कुड बी बेटर, प्रोडक्ट नॉट डिफरेंशिएटेड इनफ, रिसेंट स्कैंडल्स फ्रॉम द प्रोडक्ट फेलियर, ये हमारी वीकनेसेस हो सकती है। बहुत सारी वीकनेसेस हो सकती है, बट ये भी हम लेकर चलते हैं। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास क्या हो सकती है, यूज स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन टू मेक एक्विजिशन, एक्वायर कर ले किसी प्रोडक्ट को तो हमें फाइनेंशियल पोजीशन हमारी अच्छी खासी होनी चाहिए। एक्वायर मार्केट शेयर थ्रू ब्रांडिंग, ब्रांडिंग से हम मार्केट शेयर को एक्वायर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हायर मोर टैलेंट। एंड थ्रेट क्या क्या हो सकता है, तो यही हमारा हमसे पूछा गया था। कॉम्पिटिटर्स कुड लिवरेज ब्रांड स्ट्रेंथ, ब्रांड को कॉम्पिटिटर्स, अगर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स होंगे तो ब्रांड स्ट्रेंथ सफ़र कर सकती है। लैक ऑफ डिफ्रेंशिएट कुड लीड टू प्राइस वार, अगर डिफ्रेंशिएशन नहीं होगी गुड्स में तो प्राइस वार हो सकते हैं। नेक्स्ट मे लॉस टैलेंट, अगर टैलेंटेड लोग नहीं होंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में तो ये भी हमारे लिए थ्रेट है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।